हेलो। चलिए, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे भाई आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, शानदार होंगे। तो स्वागत है आपका आपके प्यारे इस चैनल पर एक और बार। हेलो सुधांशु शर्मा, हेलो सौरभ सिंह, हेलो मोहित शर्मा। जय हिंद, जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलो जल्दी जल्दी एक बार आ जाओ, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देन वी विल स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट बिफोर दैट, हेलो, जय हनुमान, जय श्री राम, जय महाकाल। हाँ भैया जी, ठीक है। हेलो विशेष, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई। हेलो आयुष शुक्ला, हेलो रिंकू मेहरा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो नीरज कुमार, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो थोड़ा जल्दी कर दो आज। मेरे मतलब सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है सुबह से, जैसे ही जागा हूं, मतलब पता नहीं क्या हो गया। चलो। चलिए ठीक है। हेलो, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। हेलो बिल्लु समझ को नमस्कार। हेलो ऋषभवीर सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो तो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ रहे थे कल करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट, जिसको हम विद्युतीय धारा कहते हैं। और विद्युतीय धारा के केस में हमने ये जाना था कि जो रेसिस्टेंस होता है, जिसको हम प्रतिरोध कहकर चलते हैं, प्रतिरोध कभी भी वोल्टेज और करंट यानी विभव और धारा पर डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। जबकि प्रतिरोध जिन बातों पर निर्भर करता है वो चार फैक्टर होते हैं, जिसमें से पहला फैक्टर जो होता है उसको हम लंबाई कहते हैं। जितना ज्यादा चालक लंबा होगा यानी एल जितना ज्यादा होगा उतना ही आर होगा। दो तरह के क्वेश्चन आपने किए थे। अगर आप वायर को कट करते हैं तो आर एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है। और अगर मान लीजिए आप वायर को खींचते हैं यानी खींचकर लंबा करते हैं तो उस केस में आर जो होगा एल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी एल स्क्वायर के समानुपाती बनता है। ये दो रिलेशनशिप आप पढ़कर चले थे। इसके अलावा आप लोगों ने यह भी जाना कि आर जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। कट करने के केस में आर जो होता है वो ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी प्रतिरोध एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काट के क्षेत्रफल के व्यत्क्रमानुपाती होता है। जबकि अगर आप वायर को लंबा करते हैं खींचकर तो उस केस में आपका जो आर होता है वो ए स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ए स्क्वायर के व्यत्क्रमानुपाती होकर चलता है। रेडियस और डायमीटर के साथ भी आपने संबंध पढ़े थे, आपको वो सब रिलेशनशिप भी याद होंगे। आई होप आपने सब कल की बातें जितनी भी थी वो सब अपनी रिमेम्बरेंस में रख ली होंगी। अगर मैं बात लेकर चले तो इतनी होगी। ठीक है जी भैया। क्या बोल रहे हैं सर? योगा कीजिए, गर्मी में फायदा होगा। अरे सर 45 मिनट्स का क्लास लीजिएगा। नहीं बेटा, 45 मिनट का क्लास का तो कोई सेंस नहीं बनता है। क्लास तो पूरी ही लेनी पड़ती है यार, है ना। अपनी जिंदगी में एक प्रॉपर एक वे तो होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं अभी क्लासेस प्रॉपर नहीं लेता हूँ, इफ आई एम नॉट पंक्चुअल विद द टाइमिंग्स, अगर मैं टाइमिंग्स के साथ पंक्चुअल नहीं होता हूँ तो लास्ट टाइम पर जाकर मुझ पर इतना बर्डन होगा कि मुझे अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों को प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी। और मैं ऐसा कभी भी चाहता नहीं हूँ। सो मैं अपने टाइमिंग्स के साथ बहुत पंक्चुअल रहना चाहता हूँ अभी हाल फिलहाल में। और मैं इतना भी मानता हूँ कि जब मैं ही डेडिकेटेड नहीं हूँ, डेडिकेशन नहीं है मेरे में उतनी चीज़ों को पढ़ाने का, तो मैं आप लोगों को क्या डेडिकेशन का पार्ट सिखा सकता हूँ। तो पहले मैं अपने साथ डेडिकेटेड हो जाऊँ थोड़ा सा। तो इसीलिए मैं मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अभी पढ़ते रहते हैं जितना टाइमिंग मिलता है ना। लास्ट में वैसे भी ज़्यादा टाइमिंग्स पढ़ सकते हैं। देखते हैं कि क्या कर सकते हैं यार। मेरे पास लोड बहुत ज़्यादा है ना, और सब कुछ पढ़ाना भी बहुत डिटेल में है। चलिए, तो हमें ये बात सिंपल सी समझ में आ रही थी कि रेसिस्टेंस जो होता है और किस पे डिपेंड करता है। आज हम तीसरा फैक्टर पढ़ने वाले हैं जो होता है रेसिस्टेंस। टेम्परेचर पर डिपेंड कैसे करता है, यानी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हम आज जानेंगे कि तापमान पर प्रभावित कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। तो आज हमारे पास जो टर्म है दैट इज टेम्परेचर। इसको हम हिंदी में तापमान कहकर चलते हैं। सो दिस इज तापमान, टेम्परेचर। टेम्परेचर तापमान पे कैसे डिपेंड करता है, चलिए
तापमान को पढ़ें इससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फर्क क्या पड़ता है। अगर फिजिक्स में आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं बेटा, तो तापमान बढ़ाने पर तापमान को बढ़ाने की बात लेकर चलें तो तापमान को बढ़ाने से एक चीज पे इफेक्ट पड़ता है, वो है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बढ़ती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और साथ ही साथ रिलैक्सेशन टाइम जिसको हम कहते हैं श्रांति काल, वो कम होता है। रिलैक्सेशन टाइम जिसको हम कहते हैं श्रांति काल समय, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस होता है, यानी श्रांति काल घटता है, श्रांति काल घटता है। ये तो घटता है और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। इनके रीजन भी हम दे चुके हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। रीजन ये है क्योंकि भाई अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो बॉन्ड रप्चर होंगे, यानी बंध टूटेंगे, जो बॉन्ड बने हुए हैं वो क्या होंगे, टूटेंगे, और बॉन्ड टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। आपने सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में हल्का फुल्का पढ़ा होगा। तो आप ये देखोगे कि जैसे जैसे हमारा तापमान बढ़ता है तो एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलने से बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड टूटने से फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा बात लेकर चलूं तो रिलैक्सेशन टाइम जिसको हम श्रांति काल कहते हैं वो कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाती है तो जो टक्कर होने में लगने वाला समय होता है अब क्या होता है, कम होकर चलता है। ये हमेशा होता है, इसके बारे में कोई नहीं कह सकता कुछ भी, तो ये हमेशा होकर चलता है, ठीक है ना, यह हमेशा होता है, ये हमेशा होता है। पहली बात ये तो हमेशा होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये बात तो होती है। और टेम्परेचर बढ़ाने की बात लेकर चलें तो हमें यह भी पता है कि फॉर्मूला जो हमने अभी तक लिखा था रेसिस्टेंस का, वो होता है R बराबर ml अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ। क्या बढ़ा रहे हैं, अब की बार हमारे पास है R बराबर ml अपॉन NE स्क्वायर इंटू A इंटू टाउ। अरे यार, ml अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ, ये हमें फॉर्मूला अभी तक बेसिकली पढ़कर चले हैं, ये फॉर्मूला होता है। चलिए ठीक है बच्चे, मुझे एक बात बता, जब हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की तो इस केस में हम लंबाई और एरिया को, यानी लेंथ को और एरिया को नहीं बदल रहे हैं, तो लेंथ भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट। देखो ये दोनों तो हम बदल नहीं रहे, मोटाई पहले ही बदल चुके हैं तो इस बार नहीं बदलेंगे। एम की वैल्यू कभी बदलती नहीं है क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बदल नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो वही रहेगा। इसके अलावा बात लेकर चलूं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, है ना। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ आर किस बात पे डिपेंड करता है, तापमान के साथ में अगर रिलेशन लिखना चाहते हो तो दो बातों पे डिपेंड करता है, वो है आपका 1/n इंटू में टाउ पे डिपेंड करता है। क्या बात समझ में आ रही है। तो इस वाले केस की बात लेकर चलूं तो रेसिस्टेंस क्या होता है, एन और टाउ के हमारे संबंधित होता है। बाकी सब चीजें तो क्या है भैया जी, कांस्टेंट है, बाकी सबसे हमें कोई लेना देना है भी नहीं। एल ए एम ई सब क्या है, कांस्टेंट है। चलिए ठीक है, अगर ये सब कांस्टेंट है तो चलो पहला केस पढ़ते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कंडक्टर्स के केस में, जिसको हम चालक कहकर चलते हैं, चालकों के केस में तापमान बढ़ाने पर क्या फर्क पड़ता है और क्या फर्क नहीं पड़ता है। कंडक्टर्स के केस में प्रतिरोध बढ़ाने, तापमान बढ़ाने पर क्या फर्क पड़ता है और क्या फर्क नहीं पड़ता है। क्या उनका प्रतिरोध बढ़ता है, क्या उनका प्रतिरोध कम होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये बात हम जानना चाहते हैं। तो हमने कहा जरा देखिए, तो चलिए एक बार एक काम करते हैं, देखते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा क्या फर्क नहीं पड़ेगा। कंडक्टर्स के केस में क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, क्या फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, आपने मुझसे कहा तापमान बढ़ने पर सर एन बढ़ेगा, एन बढ़ेगा और टाउ कम होगा। जब एक बढ़ेगा दूसरा कम हो गया तो क्या आर बदलना चाहिए। अगर एक बढ़ेगा और दूसरा कम होगा, अगर आप कहते हैं सर एन की संख्या बढ़नी चाहिए, टाउ कम होना चाहिए, तो एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो क्या आर पर कोई प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर हम फॉर्मूले से देखें तो मुझे ऐसा देखने में आता है कि तापमान पर, तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध पर कोई असर पड़ना ही नहीं चाहिए। ऐसा हमें देखने में आता है कि कोई फर्क नहीं पड़कर चलता है। चलिए ये बात सही है कि तापमान, तापमान मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर एन बढ़ता है और टाउ कम होता है, कम होता है।
परंतु परंतु कंडक्टर्स कंडक्टर्स जिसको हम चालक कहते हैं, कंडक्टर्स के पास पहले से ही बहुत एन है। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और इनकी संख्या कितनी है? लगभग 10 की घात 29 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। यानी 10 की घात लगभग 29 इलेक्ट्रॉन है एक एकांक की आयतन में, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में कितने हैं? 10 की घात कितने? 29 इलेक्ट्रॉन पहले से, 10 की घात 29 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, इतने इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। तो तापमान बढ़ने पर 2-4 बढ़ भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? यहां इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। यहां पूरा गेम टाउ का होता है, टाउ का होता है, और इसीलिए और इसलिए और इसलिए टाउ की वैल्यू घटती है, और इसीलिए आर टाउ के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि एन तो लगभग यहां कांस्टेंट बना रहता है, और टाउ अगर घटता है तो आर की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। इसीलिए आपका रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, यानी प्रतिरोध क्या होता है? रेसिस्टेंस इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, यानी प्रतिरोध तापमान के साथ क्या होता है? बढ़ता है। हेलो नवनीत, चलिए। प्रतिरोध तापमान के साथ क्या होता है? तापमान के साथ बढ़ता है। तो एक बात आपको समझ में आएगी कि प्रतिरोध क्या होगा? तापमान के साथ बढ़ता है। तो आप अगर बात लेकर चलते हैं कंडक्टर्स के केस में, तो कंडक्टर्स के केस में, चालकों के केस में तापमान बढ़ने पर रेसिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। आप अगर घर में मोबाइल चला रहे हो तो मोबाइल गर्म होने पर हैंग करने लग जाते हैं। रीजन ये होता है क्योंकि मोबाइल बने होते हैं आपके किसके? कॉपर के, और कॉपर के बने होते हैं, और उसके अंदर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनका प्रतिरोध बढ़ता है और रेसिस्टेंस बढ़ता है, तो वो क्या करते हैं? हैंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि करंट इतने अच्छे से जा नहीं पाता है, धारा इतने अच्छे से जा नहीं पाती है माइक्रो प्रोसेसर में, और इतने अच्छे से काम नहीं कर पाता है। इसका रीजन ये बात तो सही है, यहां पर एन बढ़ता है, टाउ घटता है, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से ही बहुत सारे हैं, पहले से ही 10 की घात 29 है। अब उसमें आप बोलोगे 2-4 हजार बढ़ा दिए मैंने। अबे 10 की घात 29 में 2-4 हजार भी बढ़ा दोगे तो कोई खास फर्क पड़ेगा क्या? एन की वैल्यू तो यहां लगभग नियत ही होती है, और यहां सारा गेम कौन खेलता है? टाउ, क्योंकि टाउ कम होता है, और टाउ कम होने की वजह से रेसिस्टेंस बढ़ता है। तो यहां सारा गेम किसका है? टाउ का है, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम यानी श्रांति काल कहकर चलते हैं। और इसी कारण से अगर यहां पे बात लेकर चलें क्या फर्क पड़ेगा, तो आप कंडक्टर्स के केस में, चालकों के केस में ये लिखकर चलोगे कि तापमान बढ़ने से प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। यानी टेम्परेचर बढ़ने पर बच्चों क्या होता है? रेसिस्टेंस की वैल्यू बच्चों बढ़ती चली जाती है। बात समझ में आ रही है? तो रेसिस्टेंस की वैल्यू बच्चों क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। ये बात आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जानी चाहिए, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जानी चाहिए। तो भैया जी एक्चुअली में यहां सारा गेम किसका है? सारा गेम यहां पर किसका है? टाउ का है। क्या बात समझ आ रही है? तो चालकों के केस में क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, जहां तक मैं समझ के चलता हूं। बोलिए भैया। ठीक है भैया। अब हमने आपसे कहा कि भैया ठीक है, हम मान लेते हैं कि तापमान बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। कितना बढ़ता है निकाल के ही बता दो। चलो निकाल के बता देते हैं। अगर आप बोले सर कितना बढ़ता है, तो आप इसको बता भी सकते हैं। कितना बढ़ने को अगर आप बताना चाहते हैं तो रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेसिस्टेंस, टेम्परेचर एंड रेसिस्टेंस, तापमान और प्रतिरोध के बीच संबंध के बीच संबंध
चलिए, तापमान और प्रतिरोध के बीच संबंध, टेम्परेचर और रेसिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप नहीं है। चलिए ठीक है, क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप नहीं है, इसकी बात लेकर चलें तो इसको हम लिखते हैं आर टी बराबर में होता है आर जीरो, इंटू में होता है 1 प्लस अल्फा इंटू टी। ये इन सब का क्या है, रिलेशनशिप बनता है, इन दोनों का क्या बनता है, संबंध बनकर चलता है। तो अगर आप निकालना चाहते हो कितना बढ़ेगा तो इसको हम ऐसे बता सकते हैं, आर जीरो को बोलते हैं इनिशियल रेसिस्टेंस, जो पहले था, तापमान के बढ़ने से पहले था। आरटी को बोलते हैं फाइनल, यानी अंतिम, जो लास्ट में बना है। इसको बोलते हैं प्लस अल्फा, प्लस अल्फा का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं धनात्मक तापमान गुणांक। और इसके अलावा टी का मतलब होता है टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर चेंज, तापमान परिवर्तन। और तापमान परिवर्तन की बात करें तो यहां पर ये डिग्री सेंटीग्रेड में डाला जाएगा। और इस तरीके से आप बता भी सकते हैं कि तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध कितना बढ़ता है और कितना नहीं बढ़ता है। इसको हम इस तरीके से लिखकर चलते हैं। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ध्यान रखिएगा, अगर कभी प्लस अल्फा लिखा होता है इसका मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। ये बात आप समझ के चलो। प्लस अल्फा का मतलब टी बढ़ेगा, आर भी बढ़ेगा। कभी कभी पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, चालकों के लिए अल्फा का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा। तो आप लिखेंगे चालकों के लिए आर की अल्फा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव का मतलब होता है तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़कर चलेगा। और इसी को हम इस तरीके से लिखकर चलते हैं। तो आप सिंपल सा रिलेशनशिप ये लिख सकते हो। तो जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो यहां तापमान बढ़ने से बच्चों क्या होता है, प्रतिरोध बढ़कर बच्चों चलता है। तो तापमान बढ़ने से क्या होता है बेटा, प्रतिरोध बढ़कर चलता है। चलते हैं सेकंड पार्ट पर अपने, जिसको हम बात करते हैं। तो हमारा हो गया कंडक्टर। सेकंड पार्ट की बात करें तो दिस इज सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर को हम अर्धचालक कहकर चलते हैं। सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहकर चलते हैं। नाउ मूव टू अर्धचालक। क्या बोल रहा है प्रकाश सिंह, सर गर्मी बढ़ गई है, क्लास थोड़ी जल्दी कर लिया करो, 5 या 6 बजे सुबह। मैं तो यार 5 बजे क्लास कर लूं प्रकाश सिंह, लेकिन ये कमबख्त के मारे ये एनडीए वाले, एयरफोर्स वाले, नेवी वाले, ये अपने एग्जामिनेशन का टाइम चेंज नहीं करते हैं साले। कमबख्त के मारे ये लोग टाइम चेंज नहीं करते हैं। इनको मैं भी इनको बोलता हूँ भैया कि इनको आरटीआई वट में तो कुछ बोला जाए, इनको गवर्नमेंट को इस बात को न्यूज़ पहुंचाई जाए कि गर्मी बढ़ गई है, तो अपने टाइमिंग को भी आप हमेशा थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। पेपर को 5 बजे करा लीजिए, सुबह रात को 3 बजे करा लीजिए। लेकिन ये मानते नहीं है। अब पता नहीं हम ही लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ये लोग ज्यादा गधे हैं, या तो हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं या फिर वो ज्यादा गधे हैं। इन दोनों में से एक चीज मिलकर बनती है ना। क्या करें यार, अपन तो कर भी लेंगे लेकिन ये लोग नहीं करते हैं यार। मैं इस बात से बिल्कुल कंडेम करता हूं और इस बात के मैं बिल्कुल खिलाफत में हूं कि टाइमिंग्स को, उनको भी एग्जाम 3-4 बजे सुबह लेने चाहिए, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है और आप लोगों को सहूलियत देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप डिफेंस में चले जाओगे तो आपको बढ़िया एक कैबिन मिलेगा, बढ़िया एसी मिलेगा, बढ़िया आपको कंप्यूटर लैपटॉप्स मिलेंगे एप्पल के, वहां आप लैपटॉप पे बढ़िया काम करोगे, है ना। बढ़िया आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी डिफेंस में जाने के बाद में। गर्मी वर्मी कहाँ आपको महसूस होगी यार डिफेंस में जाने के बाद। फिर आप वो जिंदगी जियोगे डिफेंस में जाने के बाद जो किसी ने नहीं जिए, सुख सुविधा युक्त जिंदगी जियोगे, सोफे पे बैठकर बढ़िया काम करोगे, दोपहर में आपको नींद लेने का टाइम मिलेगा, है कि नहीं। अबे क्या जिंदगी चूज किया अभी से डिसाइड करके चलो भाई। गर्मी बढ़ गई है तो बढ़ती रहे प्रकाश सिंह। जिंदगी में हमें पहले से सबकी अच्छाई और बुराइयां जान लेनी चाहिए। आपकी कहीं नौकरी ऐसी जगह पे लगा दी
जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है बेटा, तो तुम ये बोलोगे कि मैं तो नौकरी सुबह 5 बजे तक कर पाऊंगा, 5 बजे के बाद मेरे पे ना होती नौकरी, भाड़ में जाए नौकरी। क्या बोल रहे हैं, समथिंग डिफरेंट? सर मेरी ग्रेजुएशन के पेपर नून में 3 बजे से हो रहे हैं। अरे भैया जी, तुम्हारे दोपहर में 3 बजे से वो पेपर, तो क्या लेना देना है भैया जी? पेपर का ना होना और गर्मी का ना लेना, उससे क्या मतलब लेना देना है कि नहीं? बस हम तो इतना चाहते हैं कि डिफेंस में आज आपकी नौकरी वहीं लगे, शिमला मनाली में। बढ़िया शिमला मनाली में बर्फ के बीच में ऐश करो, एक बढ़िया महिला मित्र बनाओ, उसके साथ अटखेलियां करो, घोड़े पे घूमो एक के पीछे एक बैठ के, है कि नहीं? नौकरी भी वहां पे लगे, मतलब बिल्कुल हडिम्बा देवी पर। हम तो खुद चाहते हैं भैया कि आपकी नौकरी लगे उस जगह पे। चलिए सेमीकंडक्टर अर्धचालक की बात करते हैं कि अर्धचालक क्या है क्या नहीं है। देखिए, हमें ये बात पता है, जब हम सेमीकंडक्टर की बात पता करते हैं तो हमें ये पता है कि भैया जी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या फर्क पड़ेगा और क्या फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है जी, अगर मैं सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल की बात करूं कि सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल क्या होता है, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका हो गया सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इसके अलावा सेलिनियम हो गया, इसके अलावा सेलिनियम हो गया, इसके अलावा गैलियम आर्सेनाइड हो गया, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड हो गया, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जब हम बात लेकर चलते हैं इन चीजों की, ठीक है, जरूर मिलने आओ भैया मोहित शर्मा, बिल्कुल आओ यार, मैं तो इंतजार करूंगा, आप जरूर मिलने आए। ठीक है, चलिए, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सेलिनियम हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड हो गया। तो हमें ये बात समझ में आती है कि जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं मेरे भाई, तो हमें ये बात पता है, हमें पता है, हमें पता है टेम्परेचर यानी तापमान को बढ़ाने पर, तापमान को बढ़ाने पर, हमें ये बात पता है अच्छे से कि तापमान को बढ़ाने पर क्या होता है। तापमान को बढ़ाने पर, बढ़ाने पर एन का मान बढ़ता है और टाउ का मान कम होता है, पर टाउ का मान कम होता है, कम होता है। पर परंतु परंतु अर्धचालकों में, यानी अर्धचालकों में, अर्धचालकों मतलब सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालकों में एन की वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, होती है, और और टेम्परेचर बढ़ने पर बहुत तेजी से बढ़ती है, बहुत तेजी से बढ़ती है, से बढ़ती है, बढ़ती है, जबकि टाउ, जबकि टाउ इतना प्रभाव नहीं डाल पाता, इतना प्रभाव नहीं डाल पाता। यहां पूरा गेम, यहां पूरा गेम एन का होता है। टाउ टाउ लगभग नियत होता है, नियत होता है। इसीलिए यहां जो आपका आर का फॉर्मूला होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बनता है आर अपॉन एन के, क्योंकि यहां टाउ की वैल्यू लगभग कांस्टेंट होती है, और क्योंकि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी रेसिस्टेंस डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। कहने का मतलब हुआ प्रतिरोध तापमान के साथ, के साथ घटता है, तापमान के साथ घटता है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं कि तापमान के साथ इसका क्या फर्क पड़ता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि रेसिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ में क्या होता है, घटता चला जाता है, और ये दोनों चीजें निकल कर आती है। ठीक है भैया जी, चलिए चलिए भैया,
सर क्या एयरफोर्स में जाने के लिए अंडर 100 रैंक लानी पड़ती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आयुष शुक्ला, ये आपको किसने कह दिया बे? चलिए ठीक है, तो हमें ये बात सिंपल से समझ आ रही है कि प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर के साथ में, यानी क्या होता है, डिक्रीज होकर चलता है। तो रेसिस्टेंस डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, ये बात हमें सिंपल सी समझ में आ रही है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के जब हम केस की बात करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है। हाँ, बात ये बस सही है। प्रतिरोध और अच्छा काम करते हैं जैसे जैसे तापमान बढ़ता है। तो सिलिकॉन ले लूं, जर्मेनियम ले लूं, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनका रेसिस्टेंस कम होगा और प्रतिरोध कम होगा, तो वो और अच्छा काम करेंगे। सीधे सीधे पिछले वाले के ठीक उल्टा होकर चलता है। तो सेमीकंडक्टर केस में रेसिस्टेंस डिक्रीजेज विद टेम्परेचर होकर चलता है। ये बात हमें ब्रॉडली समझ में आती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आपके पेपर में पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेसिस्टेंस, अगर मैं ये भी बताना चाहूं कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा, तो आप वो भी बता सकते हो। हिंदी में बात करें तो तापमान और प्रतिरोध के बीच संबंध इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा और क्या रिलेशनशिप नहीं होगा। आर के बारे में बात लेकर चलो तो आर बराबर होगा R0 इंटू में होगा 1 माइनस अल्फा इंटू टी। यहां पर फॉर्मूला जो होगा वो ये लिखा जाएगा, सबका मीनिंग वही है, बस यहां पर माइनस अल्फा हो गया है। माइनस अल्फा को बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। हिंदी में बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक तापमान गुणांक। ऋणात्मक तापमान गुणांक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारा ये टर्म निकल कर आता है। तो एक बात सिंपल से समझ के चलो कि जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं, चालकों की बात करते हैं, तो चालक में टेम्परेचर बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेसिस्टेंस बढ़ता है, जबकि सेमीकंडक्टर में, अर्धचालकों में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। कंडक्टर्स के केस में फॉर्मूला आर बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी होता है, और यहां की बात करें तो यहां फॉर्मूला आर बराबर R0 इंटू 1 माइनस अल्फा टी होता है। और माइनस अल्फा का सीधा सा मतलब है, माइनस अल्फा मतलब तापमान बढ़ेगा और प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। इन दोनों का उल्टा दिखाना हो तो माइनस लिख देंगे, सीधी सी बात है। और अगर ये दोनों बढ़ेंगे तो उसको हम प्लस अल्फा फिजिक्स में लिख दिया करेंगे, और इस तरीके से हम इन बातों को मेंशन करके लिख के चल सकते हैं। बताइए भैया जी, बात समझ में आती है आपको? आगे चले भैया जी। चलिए आगे चले। चलिए आगे चले। आई होप आपने पूरा लिख लिया हो, पूरा समझ लिया हो। वैसे जनरली टीचर्स लोग जो होते हैं वो सिर्फ डायरेक्ट लिख देते हैं कि भैया सेमीकंडक्टर में क्या फर्क पड़ता है, कंडक्टर में क्या फर्क पड़ता है, पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बेसिक बताऊं कि भैया ऐसा होता क्यों है और क्यों नहीं होता है। तो मैं आपको बेसिक बेसिक बता के चलता हूं कि क्या फॉर्मूला है, क्या नहीं है। मैंने जनरली टीचरों को देखा है कि सेमीकंडक्टर में वो डायरेक्ट लिख देते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा, रेसिस्टेंस कम होगा। चलिए चलो एक काम करते हैं, ये तो हुआ हमारा सेमीकंडक्टर। क्या कोई और भी फिजिक्स में केस होता है? तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ रहा है, तापमान घटने पर प्रतिरोध घट रहा है, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घट रहा है। क्या इनके अलावा भी हमारी फिजिक्स में कोई केस बनता है? एक केस और बनता है जिसकी हम बात लेकर चलें तो तीसरा केस, केस नंबर 3, इसको हम फिजिक्स में एलॉयज कहकर चलते हैं। एलॉयज की बात लेकर चलें तो इसको मिश्रित धातु कहते हैं, मिश्रित धातु कहते हैं। एलॉयज कहकर चलते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित धातु कहते हैं। मिश्रित धातु कहते हैं। आइए चलिए देखें मिश्रित धातु कौन कौन सी होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे मैग्नानिन हो गया, मैग्नानिन हो गया, जैसे कॉन्स्टेंटन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, मैग्नानिन हो गया, कॉन्स्टेंटिन हो गया, टंगस्टन हो गया, नाइक्रोम हो गया, नाइक्रोम हो गया। इनकी बात लेकर चलो तो
एलॉयज के केस की बात लेकर चलूं, यहां पर टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ाने पर तापमान बढ़ाने पर एन बढ़ता है और टाउ कम होता है और दोनों का यहां रोल है, यहां दोनों का रोल है, बराबर रोल है। बराबर रूल है कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पर किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ना तो एन को नेग्लेक्ट कर सकते और ना ही यहां पर टाउ को नेग्लेक्ट कर सकते। तो अगर मैं आर की बात लेकर चलूं तो इसको एन इंटू टाउ कह सकते हैं, और अगर मैं इसको आर बराबर एन अपॉन टाउ कह सकते हैं, तो एक बात और कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो टाउ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो इतनी वैल्यू इसकी मेंशन करके चलूंगा और रेसिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ temperature on its resistance। हिंदी में बात करें तो इनके प्रतिरोध पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं होता, तापमान का कोई प्रभाव नहीं होता। कहने का एक सिंपल सा अर्थ यह है, अगर मैं बात लेकर चलूं तो कहने का मतलब सिंपल सा यह है कि कोई इफेक्ट नहीं होता है टेम्परेचर पर जब हम रेसिस्टेंस की बात करके चलते हैं। ठीक है जी भैया जी। क्या पूरे जीएटी में 25% लाना होगा? भैया जी देखिए शिवा, 25% लाना होगा ऐसा कोई रूल नहीं होता है, ये समझ लीजिए गेट के बेसिस पर ही सिलेक्शंस होते हैं। ठीक है, मैथ्स का पेपर तो वैसे भी क्वालिफाइंग है, आप ये समझ के चलिए। तो आप जितना अच्छा होगा गेट, आप जीएटी में आप जितना अच्छा करके चलेंगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही होंगे। मैथ्स में आपका स्कोर, आप बहुत मेहनत करके जाएंगे, बहुत ऐसी तैसी करके जाएंगे पेपर में तो 200 का स्कोर कर पाएंगे, 200 से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। आप बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हो, ऐसी तैसी कर देते हो, पेपर की ऐसी तैसी करके चले जाते हो, है ना, आप बिल्कुल आइंस्टीन बन जाते हो, तो आप 200 नंबर ला पाओगे। मैं तो ये कहता हूं तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर अपने गेट के स्कोर में ही करना पड़ेगा। अब गेट के स्कोर के अंदर भी आपके हिस्ट्री होते हैं, पॉलिटी होते हैं, ज्योग्राफी होते हैं, है ना, इकोनॉमिक्स होता है, इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स होता है। इन सब सब्जेक्ट, ये सब सब्जेक्ट आपने 10th तक पढ़े होंगे, हो सकता है 10th से पहले तक पढ़े हों, तो 10वीं क्लास तक के सब्जेक्ट होंगे। इनके अंदर ज्यादातर लोग उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, और इसमें अगर लगा के भी आते हैं तो बहुत सारे लोग के तुक्के ज्यादा गलत होते हैं, क्योंकि रीजन ये है कि इसमें लोगों को लगता है कि मेरा आंसर ये होगा, ये होगा, ये होगा, इनमें लोगों को लगता है, और इसमें जब टिक लगा के आते हैं तो ज्यादातर लोगों की नेगेटिव मार्किंग इन्हीं पेपर के अंदर होती है। अगर बात लेकर चले कि नेगेटिव मार्किंग सबसे ज्यादा किस में होती है, इसी में होती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर लोग कम अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन तुक्का भी कम लगा के चलते हैं। सीधी सी बात मैं आपको बता के चलूं कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, लेकिन मेरे को जहां तक लगता है ज्यादातर लोगों ने 11th और 12th के अंदर भी इस चीज को पढ़कर रखा होगा, साइंस को पढ़कर रखा होगा। तो आपके लिए ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप इजी होगा कि साइंस ज्यादा हो। दूसरी बात, यहां पर साइंस के अंदर 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जिसके अंदर मेनली आपका फिजिक्स का पेपर है। लेकिन जब आप बात करते हैं बाकी चीजों पर, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, और ये पांचों मिलाकर जितने क्वेश्चन आते हैं उतने क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर से, सिर्फ इसी टॉपिक से आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से मिलाकर आ जाते हैं। जिसमें से केमिस्ट्री और बायो का जो पोर्शन होता है वो सिर्फ 9th और 10th के लेवल का होता है। फिजिक्स का जो पोर्शन होता है वो कुछ हद तक 9th और 10th और 11th और 12th का पोर्शन भी चला जाता है। तो भैया जी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। मैं आप लोगों को कभी इंटरफेयर नहीं करता हूं, ये आपके डिसीजन से कि आप क्या चाहते हैं, क्या करके आते हैं। मेरे लिए सब सब्जेक्ट बराबर है। मोहित शर्मा, ऑब्वियस ही बात है भैया, गेट नहीं हुआ तो बाहर निकल जाओगे, सीधी सी बात है। गेट के बिना सिलेक्शन थोड़ी ना होना है। जीएटी का पेपर तो आपको अच्छा करना ही होगा, इसके बिना तो सिलेक्शन होना नहीं है। जीएटी ही मेन है ना। तो आप इंग्लिश पे अच्छा फोकस करके चले, इंग्लिश पे अच्छा फोकस करके चले, साइंस पर अच्छा फोकस करके चले, साइंस के अंदर भी फिजिक्स पर अच्छा फोकस करके चले। ये दोनों भी आपके कुल मिला के 75 क्वेश्चन बना के चलते हैं। सिर्फ इंग्लिश और फिजिक्स का पेपर ही आपको 75 क्वेश्चन बना के चलता है आपके पेपर में।
और ये बहुत ज्यादा होता है 75 क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर मार्क्स भी ज्यादा होते हैं, इसलिए भी आपका ये पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए, तो हम अगर बात लेकर चले एलॉयज की, तो एलॉयज के केस में इतना होता है, और रिलेशन बिटवीन लिखना चाहें कितना होगा, क्योंकि यहां पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर से कोई लेना देना ही नहीं है। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेसिस्टेंस की बात करें तो यहां पर टेम्परेचर और रेसिस्टेंस के बीच में कोई संबंध नहीं होता, यानी तापमान और प्रतिरोध के बीच में कोई संबंध नहीं होता, तापमान और प्रतिरोध के बीच कोई संबंध नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता, नहीं होता, सही नहीं होता। इसकी बात लेकर चलो तो कोई रिलेशनशिप नहीं होता। तो मुझे एक बात पता है कि भैया यहां पर RT0 किसके बराबर होगा, R0 के बराबर होगा, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर बात करूं अल्फा का मान, तो अल्फा की वैल्यू यहां पर 0 होती है। अल्फा को यहां पर टेम्परेचर कोफिशिएंट कहकर चलते हैं, हिंदी में बात करें तो इसको हम ताप गुणांक कहकर चलते हैं। तो अगर आपके पेपर में यह पूछा जाए कि बताइए इनके केस में ताप गुणांक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, सर ज्योग्राफी के भी 25 क्वेश्चन आते हैं भैया जी, हम तो कहते हैं ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है ना। अगर आपके ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन आते हैं तो मेरा आपसे सुझाव ये रहेगा कि आप फिजिक्स छोड़कर ज्योग्राफी की तरफ जाएं, समथिंग डिफरेंट। मेरा सुझाव आपको ये रहेगा कि अगर आपके पेपर में 25 क्वेश्चन आते हैं तो ज्योग्राफी के, तो आप 25 क्वेश्चन की तरफ जाएं, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ज्योग्राफी आप पे इजीली बन जाएगी, है ना। और ज्योग्राफी ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी हो जाती है, तो आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, आप 2-4 बार रिवाइज करोगे तो आपको ज्योग्राफी ज्यादा अच्छे से आएगी। तो आप फिजिक्स को स्किप करके सीधे सीधे ज्योग्राफी पे कूद सकते हैं, है ना। तो हमारे पास कुल मिला के ये 3 चीजें निकल कर आती है, जिसमें से पहला पोर्शन की बात लेकर चले तो जिसमें से हमने पहला पोर्शन लिखकर चले थे कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर बढ़ने पर रेसिस्टेंस बढ़ता है। दूसरा केस हमने पढ़ा था टेम्परेचर बढ़ने पर रेसिस्टेंस घटता है, जिसको हमने सेमीकंडक्टर्स कहा था। और तीसरे केस की बात करें तो इसको हम एलॉयज कहते हैं, जिसकी बात लेकर चले तो हम इसको इस तरीके से मेंशन करके चलते हैं। हाँ जी भैया जी, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास काफी सारे पोर्शंस निकले हैं, जब बात लेकर चले तो हम इन चीजों को लिखकर चल सकते हैं, मेंशन करके चल सकते हैं। ठीक है भैया जी, चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो सब चीजें इतनी वैल्यू निकल कर आती है, इतनी वैल्यू निकल कर आती है। ठीक है जी भैया, तो हमने अल्फा की वैल्यू बच्चों लिख ली है, इनकी वैल्यूज हमने लिख ली है, नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम इन बातों को लिखकर चलते हैं। आपको नोट डाउन नहीं हुआ तो आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, किसी को कुछ छूटा हो तो मुझे बता देना। चलिए, हो गया। चलिए, हो गया। चलिए, चलिए, इन केस ऑफ इंसुलेटर, सर रिंकू मेहरा, इंसुलेटर्स करंट का फ्लो नहीं करते हैं, धारा को प्रवाहित नहीं करते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है आप लोग की आइडियली, और हम ऐसा मानकर चलते हैं कि इनके अंदर रेसिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, इंसुलेटर के अंदर रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, और टेम्परेचर बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। उनके अंदर जिनके अंदर करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, वहां पर हम प्रतिरोध का बात क्या करेंगे, है ना। तो इसलिए यहां पर हम इंसुलेटर्स नहीं लिखते हैं, क्योंकि इंसुलेटर्स का काम हम करंट के अंदर करते ही नहीं है, करंट का फ्लो वो करते ही नहीं है, धारा को प्रवाहित करते ही नहीं है। हम वहां पर आइडियल केस में रेसिस्टेंस इन्फिनिटी मानते हैं। चलिए, तो हमने कई सारे केसेस पढ़े जिसके बारे में हम बात लेकर चल रहे हैं। और अगर मैं बात लेकर चलूं नेक्स्ट पोर्शन की, तो नेक्स्ट पोर्शन की हम बात करते हैं। चौथा जो पार्ट है हमारे पास, उसको हम लोग कह के चल सकते हैं आपका, उसको हम लोग कहकर चल सकते हैं आप लोगों का मटेरियल के पदार्थ पर कैसे डिपेंड करता है। अब मटेरियल की बात करें तो मटेरियल का मतलब हुआ पदार्थ। अब हर एक पदार्थ अलग अलग होता है, और अगर मैं बात लेकर चलूं हर एक पदार्थ अगर अलग अलग होता है तो हर एक पदार्थ का रेसिस्टेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। भैया वो तो उनके मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है ना, कि कैसा वो पदार्थ बना हुआ है। अब हम कोई पदार्थ हो सकता है जो अच्छा, जिसमें कम रेसिस्टेंस हो सकता है किसी में ज्यादा हो। तो चौथा पार्ट जो मटेरियल पर भी निर्भरता दिखाता है, और इसकी बात करें तो हमें पता है आर, जिसकी हम बात करके चलते हैं रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस कंडक्टर के केस में जिसकी बात लेकर चलते हैं प्रतिरोध, चालकों के केस में, इंसुलेटर के केस में प्रतिरोध ज्यादा होता है।
पहला, हमें पता है चालक में प्रतिरोध कम होता है और कुछ चालक में ज्यादा होता है, तो हम चालक कहते हैं, इसको हम कुछ चालक कहते हैं। ऐसे ही मेटल्स की बात करें तो आर जो रेसिस्टेंस मेटल्स का होता है, धातुओं का होता है, वो क्या होता है, आपका रेसिस्टेंस नॉन मेटल्स का ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट बात, इसकी बात लेकर चलें तो ये अधातु हो गया। इसकी बात करें तो इसको हम धातु कहते हैं। अगर मैं कंडक्टर्स के केस में भी अगर कंपैरिजन करूं तो मैं ये पाऊंगा कि सिल्वर का सबसे कम होता है, फिर किसका होता है, फिर होता है आप लोगों का, इसके बाद होता है कॉपर का होता है, फिर किसका होता है, फिर होता है एल्यूमिनियम का होता है। तो अगर आपके इसमें डेली लाइफ में ये भी पूछा जाए कि सबसे अच्छे वायर्स अगर हम बनाना चाहते हैं तो किस चीज के बनाना चाहिए, तो वो सिल्वर मटेरियल होता है। अगर आप सिल्वर कलर के पदार्थ को यूज करके चलते हैं तो आप इतनी चीजों को पढ़कर याद समझ सकते हैं। ठीक है भैया जी। चलिए, आपके पढ़ाने के बाद मुझे आपने 12th के फिजिक्स टीचर की याद आ जाती है। धन्यवाद भैया जी। ठीक है, तो हमें इतनी सी बात समझ में आती है। बेटा समथिंग डिफरेंट, थोड़ा रुक जाओगे बेटा, तुम्हारे कमेंट्स ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, तब से लगे हुए हो। मैंने नेवी का भरा था तो मैं फिजिक्स को स्किप कर सकता हूँ? भाई साहब तुम पूरी पढ़ाई स्किप कर दो, मुझे क्या लेना देना यार तुम्हारी। तुमको नेवी फिजिक्स छोड़ना है फिजिक्स छोड़ दो, तुमको मैथ्स छोड़ना है मैथ्स छोड़ दो, तुम कह रहे हो मैथ्स छोड़ दूं फिजिक्स छोड़ दूं। भैया तुमको जो छोड़ना है छोड़ो यार, मुझसे क्या डिस्कशन चाहते हो? मैं ये बोल दूं कि फिजिक्स छोड़ दो, ठीक है भैया फिजिक्स छोड़ दे भैया, नेवी के पेपर छोड़ दे भैया फिजिक्स। भाई बार बार कमेंट्स मत कर भाई, मैं तेरे से फिर से बोल रहा हूं, मैं बहुत अच्छे से तेरे को बता रहा हूं फिर से। मेरे को क्यों फिर तू वो करता है कि मेरे को बोलता है कि भैया फिर मैं बोलूं तेरे को कुछ ना कुछ उल्टा सीधा। भैया तेरे को स्किप करना है कर दे, तू 25 बार मुझसे पूछ चुका है मैं फिजिक्स स्किप कर सकता हूं, कर सकता भाई कर दे फिजिक्स स्किप। काहे के लिए मेरे को टेंशन दे रहा है भाई? क्या मैं तेरे कमेंट्स बार बार पढ़ूं, लगा हुआ मैसेज करने? ये यकीन मानना बेटे, आज के बाद मैं तेरे किसी कमेंट का आंसर नहीं देने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए बेटे। तेरे सारे कमेंट 99% करंट कमेंट तो एक तो इररिलेवेंट होते हैं, किसी का कोई मतलब नहीं होता, कोई सेंस नहीं होता किसी भी कमेंट का, ना उनका पढ़ाई से कोई लेना देना है। एक बात और बता दूं भाई, तेरे जैसे मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, मैं तेरे को बहुत क्लियरली बात बोलता हूं, तेरे को बुरा लगे या मेरी बात अच्छी लगे, मैं बात बहुत बोल देता हूं। जो क्लास के अंदर बड़बोले बच्चे होते हैं ना, बड़बोले, है ना, जो बर्तन होता है खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं, वही वाला हिसाब किताब है बेटा। टॉपर्स जो होते हैं ना, वो क्लास के अंदर जितना कम बोलते हैं उतना ज्यादा समझने पर और सुनने पर ध्यान देते हैं। तेरे कमेंट्स तेरे को एक दिन ले डूबेंगे, तू यकीन मानना मेरा, तू आज सुधर जा या तू जब ठोकर खाएगा ना उसके बाद तू सुधरेगा, देख लियो तो मेरी बात। तेरे को मेरी बात बुरी लगे तो भैया बहुत बढ़िया बात है, अच्छी लगे तो मेरे को बहुत बुरी बात है, बढ़िया बात है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात मेरी बहुत समझ लीजिए, बार बार कमेंट करना क्यूरियोसिटी नहीं दर्शाती है, बार बार कमेंट करना बेवकूफी दर्शाती है, याद रखियो मेरी इस बात को। तेरे 99% करंट इनरिलेवेंट है, और मेरे लिए नहीं, हर टीचर के लिए, तेरे लिए हर टीचर एक ही बात बोलता है, हर टीचर एक ही बात बोलता है। मैं इंग्लिश वाली मैम से बात करता हूं, इंग्लिश वाली मैम भी बोलते हैं भाई टोटली कमेंट इररिलेवेंट होते हैं। मैथ्स वाले टीचर से बोलता वो टोटली करंट इररिलेवेंट होते हैं, किसी का कोई सेंस नहीं बनता है, मतलब अजीब ही लड़का है। तो थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दे, बार बार मुझसे इस चीज को पूछने का कोई मतलब नहीं निकलता कि भैया मैं फिजिक्स स्किप कर दूं, सर मैं मैथ्स स्किप कर दूं। भाई तुझे स्किप करना है तू स्किप कर, तेरे को पढ़ना है तू पढ़, तेरे को सिलेक्शन लेना है तू सिलेक्शन ले, तेरे को नहीं लेना है तू मत ले। भाई मेरे को बार बार मैसेज क्यों कर रहा है? फिर तू मुझसे कहेगा कि सर मैं कमेंट्स का आंसर नहीं देता, फिर सॉरी कहेगा, फिर वो ये कहेगा। भैया जी माफ कर मुझे, जो तेरे को करना है तू करते रहे, मैं तेरे कमेंट्स का आंसर नहीं करूंगा, फिर मैं वही बात है, मैं फिर तेरे को भी ब्लॉक मार दूंगा, कोई मतलब का तो है नहीं। बट एक बात तेरे को प्राउडली बोल रहा हूं, ऐसे बच्चों का 99% केस में सिलेक्शन नहीं होता है जो बहुत बड़े बड़े लेते हैं। ज्यादा ध्यान अपने कमेंट्स लिखने पे दिया कर, नोट्स बनाने पे दिया कर, ज्यादा ध्यान इस बात पे दिया कर कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको समझने पे दिया कर, ना कि ज्यादा ध्यान दिया कर कि उल्टे सीधे मैं क्वेश्चन पूछता रहूं। बीच में टाइपिंग का तेरे को टाइम मिल पा रहा है? बता, तेरे को लिखने का टाइम, नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन तेरे को टाइपिंग का टाइम मिल रहा है। इतना क्या बड़बोलापन यार, इतना क्या बड़बोला? चलिए भैया, क्या बोल रहे हैं शिवा सर, आप हम लोग के पढ़ाने के चक्कर में आप अपना दर्द भूल गए। अरे भैया मुझे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है ना यार शिवा।
चलिए क्वेश्चन की बात लेकर चलो तो हमारे पास मटेरियल का एक केस की बनता है। हमारे पास कुल मिला के 4 तरह के केसेस बने। पहला हमने केस पढ़ा कंडक्टर का, फिर से रिवाइज करा देता हूं जो अभी तक पढ़ा है। कंडक्टर्स के केस में, चालकों के केस में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। सेमीकंडक्टर्स की बात करें, सेमी अर्धचालकों की बात करें तो वह टेम्परेचर बढ़ने पर रेसिस्टेंस घटता है, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। तीसरी बात करें एलॉयज में, तो एलॉयज पर कोई फर्क नहीं पड़ता आप तापमान बढ़ाओ या घटाओ। इसके अलावा बात करें हम चौथे की, तो मटेरियल पर डिपेंड करें तो सबसे कम जो रेसिस्टेंस होता है वो सिल्वर कलर का होता है, सिल्वर मटेरियल का होता है। अगर आप सिल्वर का इस्तेमाल करेंगे तो वेस्ट होगा। इसके अलावा बात लेकर चले तो आपके लिए ये सबसे अच्छी बात रहेगी। अगर नहीं यूज करना चाहते हैं तो बात अलग बात निकल कर आती है। ठीक है जी, हमारे पास अगर बात लेकर चलो तो इतनी वैल्यू निकल कर चलती है। ठीक है, हम नोट डाल के कुछ पॉइंट्स और लिख लेते हैं जिनकी हम बात लेकर चलते हैं। नोट डाल के पहला पॉइंट लिखकर चलते हैं। ठीक है, नोट डालकर पहला पॉइंट की बात करते हैं कि पहला पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं और क्या नहीं कह रहा हूं। ठीक है, हमने अभी तक जितनी भी बातें लिखी उन्हीं से संबंधित कुछ बातों को कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, हम रेसिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध के बारे में कुछ बातें लिख चुके हैं और प्रतिरोध के बारे में बात लेकर चलो तो उनको दोबारा से मेंशन कर देता हूं। प्रतिरोध की बात करें तो इसको हम आर से डिनोट करते हैं, और आर की बात लेकर चलो तो मुझे पता है इसकी जो यूनिट होती है वो इसकी ओम होकर चलती है। और अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं, ओम होती है जिसको हम ऐसे बनाते हैं, और डायमेंशन की बात करें विमा क्या होगी, तो विमा की बात करें तो विमा इसकी होगी आर। आर बराबर होगा हमें पता है वी अपॉन आई, और वी अपॉन आई की बात करें तो इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू बाई क्यू, तो मैं इसको लिख सकता हूं डब्ल्यू बाई क्यू इंटू आई। और डब्ल्यू की बात लेकर चलो तो इसको लिखते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, अपॉन में होता है ए टी, इंटू में होता है ए। इसको सॉल्व करें तो इसकी जो डायमेंशन निकल कर आएगी वो निकलेगी एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, दिस विल बी योर डायमेंशन। तो ये पार्ट हम ऑलरेडी पढ़कर चल चुके हैं, बाकी बातें भी हमने इस चीज पर पढ़ रखी हैं। आपके पेपर के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। दूसरी चीज जिसके हम बारे में बात करके चल रहे हैं, इसको हम फिजिक्स में कहते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, इसकी बात लेकर चलें तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, कंडक्टेंस। ठीक है, चालकत्व, चालकत्व कहकर चलते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। कैपिटल जी की बात करें तो कैपिटल जी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर, यानी आर का अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो इसको हम कंडक्टेंस कहकर चलेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टेंस बेसिकली कहकर चलेंगे। चालकत्व की बात करें तो इसकी यूनिट और डायमेंशन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कंडक्टेंस की यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट होगी आप लोगों की ओम होगी, ओम होगी, और ओम के ऊपर आप लगा देंगे इनवर्स। इसको आप एक और वर्ड से लिख सकते हैं, एम एच ओ भी लिख सकते हैं, और इसको भी आप ओम इनवर्स लिखकर चल सकते हैं। आप इसको एक और यूनिट से जानते हैं, इसको साइमन भी कहकर चलते हैं, इसको हम साइमन भी कहकर चलते हैं। तो ये कुल मिला के बात निकल कर आई। तो एक ये टर्म निकल कर आता। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं कि इसकी विमा क्या होगी, तो इसकी विमा की बात करूं तो इसकी जो विमा होगी वो होगी एम माइनस वन, m माइनस वन एल की पावर माइनस टू टी टू दी पावर टू ए स्क्वायर। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन बनती है m टू दी पावर माइनस वन एल टू दी पावर माइनस टू टी टू दी पावर क्यूब और ए स्क्वायर। यानी ठीक इसका उल्टा क्या कहलाता है हमारी फिजिक्स में, कंडक्टेंस कहला के चलता है, जिसको हम बच्चों क्या कहते हैं, चालकत्व कहकर चलते हैं। क्या बात ठीक है? तीसरे पार्ट पे चलूं। ठीक है, बोलिए भैया जी। ठीक है, आगे चले। ठीक है, तीसरे पार्ट की तरफ चलें तो तीसरा पार्ट जो हमारे पास होता है उसको हम फिजिक्स में रेसिस्टिविटी कहकर चलते हैं। रेसिस्टिविटी कहते हैं, इसको प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। इसको हम रो से डिनोट करते हैं, इसको हम रेसिस्टिविटी कहते हैं, और क्या कहते हैं, इसको प्रतिरोधकता कहकर चलते हैं। जब हम प्रतिरोधकता की बात करें तो प्रतिरोधकता के बारे में फॉर्मूला बात करें तो रो बराबर क्या होता है। पहली बात एक काम करते हैं, आर बराबर आपने फॉर्मूला लिखा था, आपको याद होगा, आर बराबर था एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। और मैंने आपसे यह कहा था कि इस फॉर्मूले को आप, इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, आर बराबर रो एल बाय ए लिख सकते हैं। तो रो एल बाय ए लिख सकते हैं। तो रो का फॉर्मूला क्या बन गया, अगर मैं बात करूं तो अगर आप रो का फॉर्मूला लिखना चाहें तो रो का फॉर्मूला हमारे पास बनता है, रो के फॉर्मूले की बात करें तो रो का फॉर्मूला हमारे पास बनता है, ऊपर हो जाएगा m, अपॉन में हो जाएगा n
अपॉन में हो जाएगा n, इंटू में हो जाएगा ई स्क्वायर, इंटू में हो जाएगा टाउ। ये रो का फॉर्मूला है और फिजिक्स में इसी को रेसिस्टिविटी कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। रो का फॉर्मूला क्या होता है? तो रो का फॉर्मूला होता है m अपॉन एन ई स्क्वायर, इंटू में टाउ लिखकर हम इसको चलते हैं। क्या लिखकर चलते हैं? ये लिखकर बेसिकली चलते हैं। पहली बात मेरे भाई मुझे एक बात बताना, क्या इस रो के फॉर्मूले में एल और ए आ रहा है? क्या इस रो के फॉर्मूले में एल और ए आ रहा है? क्या इस रो के फॉर्मूले में एल और ए आ रहा है? नहीं आ रहा ना बेटा। तो रो डज नॉट डिपेंड ऑन, रो किस पे डिपेंड नहीं करता? डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पूरा लिख देता हूं, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी प्रतिरोधकता लंबाई और काट के क्षेत्रफल पर, काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती, काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। तो एक बात हमारी समझ के चलिएगा कि जो रो होती है जिसको हम रेसिस्टिविटी कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, वो लंबाई और काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है। ऑब्वियसली बात है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि भैया जी मैंने किसी वायर की लंबाई 2 गुना कर दी, रेसिस्टिविटी कितनी हो जाएगी? तो कोई आंसर नहीं होगा। लेकिन हाँ, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध जरूर निर्भर करता है लंबाई और एरिया पर। तो भैया जी प्रतिरोध यानी जो रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, जबकि रेसिस्टिविटी जिसको हम प्रतिरोधकता कहते हैं वो इस पर डिपेंड नहीं करती है, जिस पर डिपेंड नहीं करती है। तो रो किस पर डिपेंड करता है? लेकिन इसमें एन और टाउ तो आ रहा है ना, तो रो डिपेंड्स ऑन, रो डिपेंड्स ऑन, रो निर्भर करती है, रो निर्भर करती है, निर्भर करती है। तो किस बात पे निर्भर करती है? तो भैया टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगी ना, क्योंकि इसमें एन तो आ रहा है ना, टाउ तो आ रहा है ना। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, तापमान पे डिपेंड करेगी। तापमान के साथ साथ ये किस पे डिपेंड करेगी? बात लेकर चलूं तो तापमान के साथ साथ डिपेंड करेगी ये मटेरियल पर, जिसको हम पदार्थ कहकर चलते हैं। इन दोनों बातों पर इसकी निर्भरता होती है। लेंथ तो एरिया यानी आपके लंबाई और काट के क्षेत्रफल यहां नहीं आते हैं, यहां काट और क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कंडक्टर्स के केस में बात करूं, चालकों के केस में बात करूं, तो जो प्रतिरोध के साथ होता है वही प्रतिरोधकता के साथ होता है। तो कंडक्टर्स के केस में बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस जो था वो बढ़ रहा था, और रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगी। इसी के अलावा बात लेकर चलूं तो अगर हम कंडक्टर्स के अलावा सेमीकंडक्टर्स की बात करें, तो जब हम अर्धचालकों की बात करते हैं तो अर्धचालकों के केस में, अर्धचालकों की बात करें तो अर्धचालकों के केस में हम तापमान बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध घटेगा और प्रतिरोधकता भी घटेगी, जो आर के साथ होगा, क्योंकि यही तो था डिसाइड करने वाला। तो अगर मैं कहूं कि भाई कुछ एलॉयज की बात लेकर चलूं, तो अगर मैं मिश्रित धातु की बात लेकर चलूं तो एलॉयज मतलब होता है मिश्रित धातु, मिश्रित धातु। तो मिश्रित धातु की बात करूं तो रेसिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, रेसिस्टेंस does not depend on temperature, यानी प्रतिरोध तापमान पर निर्भर नहीं करता। सॉरी, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी does not depend on temperature, यानी प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर नहीं करती। तो एक बात बहुत क्लियर है कि इस पर यह डिपेंडेंसी नहीं दिखाती है, इस पर यह निर्भरता
नहीं दिखाकर चलती है। तो ये तीन बातें हमारी और निकलती है। रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता तापमान पर वैसे ही निर्भर करती है जैसे प्रतिरोध। बस रेसिस्टिविटी दो चीजों पर डिपेंड नहीं करती, वो है लंबाई और काट का क्षेत्रफल। रेसिस्टिविटी को इससे कोई मतलब नहीं है, ये बात आप सिंपल सी समझ के चलें। रेसिस्टिविटी की बात लेकर चले तो रेसिस्टिविटी सिल्वर की सबसे कम होती है, फिर कॉपर की होती है और फिर एल्यूमिनियम की होती है। जैसे आपने रेसिस्टेंस लिखकर चला था, बिल्कुल सेम टू सेम होती है। तो आप ये पाओगे कि रेसिस्टिविटी की केस की बात करूं तो प्रतिरोधकता आपकी इन चीजों पर निर्भरता दिखाती है और इन चीजों पर निर्भरता नहीं दिखाती है। बोलिए भाई, कोई दिक्कत, कोई चीज पूछनी हो तो आप मुझसे बता सकते हैं। चलिए भैया, बोलिए भैया जी। बोलिए भैया, ठीक है। किसी कोई दिक्कत हो आगे चलें। तो ये बातें हमारी अभी तक थी कि रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, किस पे निर्भर नहीं करती, कैसे तापमान बढ़ने पर प्रतिरोधक बढ़ती है, प्रतिरोधकता कैसे कम होती है, वगैरह वगैरह। ये सभी बातें हम अभी तक पढ़ चुके हैं। चलिए चलते हैं इसकी यूनिट और डायमेंशन पर कि इसके मात्रक और विमा क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं। तो इसके मात्रक और विमा की तरफ भी चलते हैं। यही लिख देते हैं, ज्यादा पेज खराब करने की जरूरत नहीं है। यूनिट की बात करें क्या होगी, तो इसकी यूनिट होगी रो। रो की यूनिट निकालना चाहते हैं तो रो का फॉर्मूला बन जाएगा RA/L। रो बराबर क्या होगा, RA/L। और अगर इसकी यूनिट लिखना चाहूं तो इसकी यूनिट होगी आप लोगों की, तो रो बराबर होगा RA/L। और अगर मैं इसकी यूनिट लिखना चाहूंगा कितनी होगी, तो इसका मात्रक होगा ओम, इंटू में क्या होगा, मीटर। तो ओम इंटू मीटर क्या होगा, इसका यूनिट होगा। डायमेंशन की बात करें, विमा क्या होगी, तो डायमेंशन भी आप बता सकते हैं, विमा भी आप बता सकते हैं। बस हमें इसके साथ क्या करना है, एक एल और बढ़ाना है। अगर आप रेसिस्टेंस की डायमेंशन की बात करें तो ML² T-3 A-2 था, तो इसकी डायमेंशन की बात करें तो ML³ T-3 A-2 इसकी डायमेंशन होगी। बस एक एल का मल्टीप्लाई और कर दिया है। इस तरीके से हम इन चीजों को लिखकर चल सकते हैं। ठीक है, ठीक है भैया जी। हाँ जी भैया, कहिए क्या कहना चाहते हैं रिंकू मेरा। आयुष शुक्ला, सर सिल्वर की प्रतिरोधकता सबसे अधिक हो क्योंकि उसका प्रतिरोध सबसे कम है। बेटा, जो प्रतिरोध होता है वही प्रतिरोधकता है, ये बात समझ के चलिए। बस प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में बस इतना सा अंतर है। प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी बस दो चीजों पे डिपेंड नहीं करी, लेंथ और एरिया पे। बाकी सब कुछ सेम है। जो रेसिस्टेंस के साथ होता है वही रेसिस्टिविटी के साथ होता है, बिल्कुल सेम है। सिर्फ लंबाई और काट का क्षेत्रफल हटा दो, लेंथ और एरिया हटा दो। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी सिल्वर की होती है क्या सर? हाँ भैया रिंकू मेहरा, बिल्कुल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा सिल्वर की होती है। ठीक है, सब सिल्वर की प्रतिरोधकता सबसे अधिक, उसका प्रतिरोध सबसे कम। बिल्कुल भैया जी, प्रतिरोधकता क्या बोल रहे, दोबारा बोले आयुष शुक्ला। सब सिल्वर की प्रतिरोधकता सबसे अधिक नहीं बेटा, प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी सबसे कम सिल्वर की होती है ना बेटा। जो प्रतिरोधकता है वही बेटा, ये समझ लीजिए प्रतिरोध है, दोनों एक ही जैसी बातें होती हैं। सबसे कम सिल्वर का होता है, फिर कॉपर का होता है, फिर एल्यूमिनियम का होकर चलता है। यही एक सीक्वेंस है। ठीक है, बढ़िया। तो हमें इतनी सी बात समझ में आई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता, यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, ये तीन पार्ट लिख चुके हैं। अगला है 4, इसको हम अपनी फिजिक्स में कंडक्टिविटी कहते हैं। कंडक्टिविटी की बात करें तो इसको फिजिक्स में चालकता कहते हैं। चालकता की बात करें तो चालकता को आप रो से डिनोट कर सकते हैं, इसको आप रो से डिनोट कर सकते हैं। कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी होगी रो, इसको सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं, तो सिग्मा से लिखा जाएगा कंडक्टिविटी। चलिए, तो हमारे पास जो पार्ट निकल कर आया है उसको हम लोग बच्चों कहकर चलते हैं कंडक्टिविटी। और ये देखना चाहते हैं कि कंडक्टिविटी कैसे किसी पे डिपेंड करती है और कैसे किसी पे डिपेंड नहीं करती। कंडक्टिविटी होती क्या है, रेसिस्टिविटी का ठीक उल्टा कंडक्टिविटी कहलाता है। अगर मैं बात करूं कंडक्टिविटी क्या है, तो सिग्मा बराबर होता है 1/रो, इसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। सब कुछ सारे फैक्टर उल्टे कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाए। कंडक्टिविटी मतलब कितना अच्छा होगा,
कितना अच्छा चालक होगा, वही कंडक्टिविटी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात लेकर चलूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले इसकी यूनिट और डायमेंशन लिख दूं। इसके मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक होगा ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स, जिसको हम लिख सकते हैं मोह इंटू मीटर इनवर्स लिख सकते हैं, या इसका मात्रक लिख सकते हैं साइमन इंटू मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। ये तीनों ही इसके मात्रक हो गए। अगर इसकी डायमेंशन की बात की जाए कि इसकी विमा क्या होगी, तो पहले वाले विमा को ठीक उल्टा कर दीजिए। पहले वाले की बात करें तो m-1 होगा, इसकी डायमेंशन होगी m-1 l टू द पावर -3 t टू द पावर -3 एंड दिस इज स्क्वायर, ये इसकी डायमेंशन होगी। तो अगर बात लेकर चलो तो इन सबको उल्टा कर दीजिए, t की पावर -3 का प्लस का 3 हो जाएगा, एक सेकंड रुकिएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बाकी चेक कर लो, सब ठीक है। m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 3, ठीक है जी, a स्क्वायर। ये इसकी क्या होगी, विमा निकल कर आएगी, जिसको हम डायमेंशन कह के चलते हैं। ठीक वही बात है रेसिस्टिविटी का ठीक उल्टा। तो अगर आप रेसिस्टिविटी का ठीक उल्टा है, तो अगर मैं कंडक्टर्स की बात करता हूं, चालकों की बात करता हूं, तो चालकों के केस में मेरे भाई, चालकों के केस की बात लेकर चलूं तो मुझे पता है अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। अभी तक जितना भी पढ़ा था सही रिवाइज कर लो। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो रो बढ़ेगा, रो बढ़ेगा तो सिग्मा कम होगा। बोलिए भैया जी। और चाहो तो आप इससे भी लिख सकते हैं, कैपिटल जी की बात करें तो कैपिटल जी घटेगा। साथ में लिखते हैं सीक्वेंस। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस कम होगा, कंडक्टेंस कम होगा तो रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी की बात करें तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, रेसिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी कम होगी। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इस केस में ये सीक्वेंस बनेगा। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, अर्धचालकों की बात करूं कि अर्धचालकों में तापमान के साथ क्या होगा, तो अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालकों के केस में, अर्धचालकों के केस में बात करूं तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो तापमान बढ़ने से प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, रो की बात लेकर चले तो रो घटेगा, और सिग्मा की बात करें तो सिग्मा बढ़ेगा। ये आपके सीक्वेंस बने। अगर मैं एलॉयज की बात करूं तो एलॉयज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एलॉयज की बात लेकर चलूं तो नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कोई प्रभाव नहीं, तो तापमान पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होकर चलता है। ठीक है, बोलिए भाई। तो अभी तक जितना भी पढ़ा उस सबको मैंने एक साथ लिख दिया है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। एक बेसिक से बेसिक बात मैंने आपको आज के लेक्चर में बताई है कि कौन सा किस पे डिपेंड करता है, कौन सा किस पे डिपेंड करके नहीं चलता है। क्या बात क्लियर है भैया जी, क्या बात क्लियर है? बोलिए भाई जी। ठीक है, ठीक है। तो ये चार फैक्टर पे कभी कभी क्वेश्चन बन सकते हैं। सिग्मा का फॉर्मूला रो का ठीक उल्टा हो। ठीक है, चला ठीक है। तो अभी तक जो आपने बातें पढ़ी वो सब चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं बच्चों अपने अगले पार्ट पर, जिसको फिजिक्स में ओम्स लॉ कहते हैं। चलिए, अगला पार्ट है हमारा ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम। चलिए, तो अगला जो हमारे पास पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहकर चलते हैं। ओम का नियम कहकर चलते हैं। ठीक है भैया जी, नोट डाउन कर ले। स्टार्ट करें, मुस्कान सिंह। ठीक है, स्टार्ट करें। मुस्कान, ठीक है। आयुष शुक्ला, ठीक है। रिंकू मेहरा, नवनीत, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात लेकर चलूं तो हमने अभी तक ओम्स लॉ पढ़ना है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं,
ओम्स लॉ को समझते हैं। वैसे तो ओम्स लॉ हम लिख चुके हैं कि V इक्वल्स टू IR होता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और बेसिक चलने की कोशिश करते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है और बच्चों क्या नहीं होता है। तो ओम्स लॉ में पहली बात, अंडर ऑल कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस, कंडीशंस अंडर ऑल कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन का मतलब हुआ जैसे टेम्परेचर हो गया, जैसे जैसे प्रेशर हो गया, जैसे ह्यूमिडिटी हो गई। ह्यूमिडिटी मतलब कोई भी नेचुरल चीज नहीं बदलनी चाहिए, उसकी बात हम लेकर चल रहे हैं। कोई भी नेचुरल चीज ना बदले, जैसे ना तो प्रेशर बदले, ना ह्यूमिडिटी बदले, ना तो आपका तापमान बदले। द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस along a conductor, a conductor is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to, directly proportional to current। कहने का मतलब क्या हुआ, ये धारा के समानुपाती होता है। चलिए हिंदी में लिख देंगे, तभी नियत भौतिक परिस्थितियों में, भौतिक परिस्थितियों में, सभी भौतिक परिस्थितियों में, जैसे तापमान, दाब, आर्द्रता इत्यादि, अगर कोई फिजिकल कंडीशन ना बदले तो सभी नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी चालक का विभवांतर, किसी चालक का विभवांतर उसमें धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ये कह रहा है कि आप कोई कंडक्टर ले लीजिए, कोई वायर ले लीजिए, और उस वायर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, धारा के समानुपाती होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो डेल्टा वी होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो जो डेल्टा वी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के होगा, यानी धारा के होगा। क्या होगा, डेल्टा वी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। मतलब क्या है, मतलब जैसे मेरे पास दो वायर हैं और ये दो वायर हैं, और मैं आपसे कहूं कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, तो बेटा अगर 220 वोल्ट है और इसके अंदर धारा आई है, तो कहने का मतलब है कि अगर डेल्टा भी डबल करोगे तो आई भी डबल होगा। यानी अगर मैं कहूं कि मेरे घर में अगर 440 वोल्ट आने लग जाए, तो 440 वोल्ट आने का मतलब ये हुआ कि अब की बार करंट की वैल्यू 2i हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, और ऐसा ही रियल जिंदगी में होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है हमारी रियल जिंदगी के अंदर, अगर जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता है वैसे वैसे करंट का मान भी बढ़ता चला जाता है, डेल्टा भी बढ़ने से आई बढ़ता है। तो मेरे घर में क्योंकि 220 वोल्ट आ रहा है, तो हम अपने घरों में 440 वोल्ट नहीं डाल सकते। क्यों, क्योंकि 440 वोल्ट डाल दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ेगा, तो धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो हमें ये बात सिंपल से समझ आ रही है कि डेल्टा भी जो होगा वो क्या होगा, आई के समानुपाती होगा। यानी जैसे जैसे घर में वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे करंट बढ़ता है। बहुत सिंपल सा नियम है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि डेल्टा वी और आई इस तरीके से बढ़ते हैं, तो इन दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा? अगर मैं इन दोनों का ग्राफ बनाना चाहूं तो क्या इन दोनों का ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा? अगर मैं डेल्टा वी और आई का ग्राफ बनाऊं तो क्या मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इन दोनों का ग्राफ बिल्कुल सीधा बनेगा? तो फिजिक्स में जिन जिन इंस्ट्रूमेंट का ग्राफ ऐसा बनता है
लीनियर बनता है, रेखीय बनता है, उसको हम बोलते हैं वो ओम्स लॉ का पालन करेंगे। अगर ऐसा ग्राफ है, ये क्या करेगा, फॉलोज ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ का पालन करेगा, फॉलोज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। अगर किसी का ग्राफ डेल्टा वी और आई का ग्राफ अगर ऐसा बनता है तभी वो ओम के नियम का पालन करेगा, अदरवाइज ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। अगर सारी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो, जैसे तापमान ना बदले, दाब ना बढ़े, आर्द्रता ना बदले, तो ऐसे कंडीशन में आपके घर में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, जो अभी 220 वोल्ट आ रहा है, तो 220 वोल्ट पर आपके घर में करंट आ रहा होगा। ये कहता है कि करंट और वोल्टेज दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती हैं। जैसे जैसे डेल्टा वी बढ़ेगा वैसे वैसे आई बढ़ेगा। जैसे आपके घर में अगर 220 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा है और मान लो करंट 5 एंपियर है, तो अगर आपके घर में 440 वोल्टेज हो जाएगा तो करंट की वैल्यू भी 10 एंपियर हो जाएगी। कहने का मतलब वी बढ़ाते हैं तो आई बढ़ता है। इसी इन दोनों को ग्राफ बोलते हैं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ बनता है वो सीधा बनता है। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट का ग्राफ, जितने भी हम बोले कि हम सबका ग्राफ बना के देखेंगे, कॉपर के लिए, सिल्वर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, तो अगर उनका ग्राफ ऐसा बनता है डेल्टा वी और आई का, डेल्टा वी बढ़ाने पर आई ऐसा बन रहा है, तो उन दोनों का ग्राफ अगर ऐसा बनता है तो इसका मतलब है ओम के नियम का पालन कर रहा है। अगर उनका ग्राफ ऐसा नहीं आता है तो वो ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है। ये बात मैं बोल रहा हूं। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि सभी इसका पालन करें, इसका पालन करें, परंतु ज्यादातर परंतु ज्यादातर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स मतलब चालक, इसका पालन करते हैं, इसका पालन करते हैं। तो इसका पालन करके चलते हैं। तो आपको यह समझ में आ रहा हो कि ये समझा दूं, जितने भी मेटल्स हैं जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये ज्यादातर पालन करते हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है इस ब्रह्मांड में कि सबके अंदर डेल्टा वी बढ़ने पर आई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम भी हो सकता है। ये बात भी सिंपल सी बात है। और इसको अगर मैं हटा दूं तो इससे एक नियम बनता है जिसको बोलते हैं डेल्टा वी इक्वल्स टू आई इंटू आर। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले वाले टॉपिक में। और आर को हम क्या बोलते हैं, आर हम लिख भी चुके हैं। इसको फिजिक्स में रेसिस्टेंस कहा जाता है, यानी प्रतिरोध कहा जाता है। और इस ब्रह्मांड में प्रतिरोध हर चीज के अंदर होता है। प्रतिरोध का मतलब है कि भैया जी ये धारा में अवरोध पैदा करेगा, यानी करंट को बहने से रोकेगा। और इसी की बात लेकर चलें तो इसको हम ओम्स लॉ लिखकर चल सकते हैं। क्या बात समझ आ रही है? घर में बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे किसी का भी प्रतिरोध, किसी का भी, चलो ये बाद में निकालेंगे। चलिए, तो हमें ये बात सिंपल सी समझ में आई कि इतनी वैल्यू निकल कर आती है। चलिए ठीक है, बात समझ में आई। आरुषि कश्यप, ग्राफ दोबारा समझा दीजिए, फिर से एक और बार समझ लो। सभी फिजिकल कंडीशंस अगर कांस्टेंट है, अगर सभी फिजिकल यानी भौतिक राशियां अगर नियत है, तापमान हो गया, दाब हो गया, जैसे आर्द्रता हो गई, तो उस कंडीशन में अगर विभवांतर बढ़ाओगे, घर में वोल्टेज बढ़ाओगे, तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी बढ़ेगा। बेटा ये जो ग्राफ होते हैं ना आरुषि, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ग्राफ मैथमेटिक्स में बनते हैं लीनियर। लीनियर बोलते हैं मतलब इसको बोलते हैं रेखीय ग्राफ। बेटा ग्राफ जो बनते हैं ना मैथमेटिक्स में, इसका मतलब होता है डेल्टा वी बढ़ाओगे तो आई भी बढ़ेगा, मतलब ये ओम्स लॉ का पालन करेगा। ऐसे ग्राफ जब भी बनते हैं मेरे बेटा आरुषि, जब ऐसा कोई ग्राफ बन जाएगा, अगर ऐसा बना होता तो इसका ग्राफ बनता ऐसा, ये ग्राफ ऐसा बनता। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब के कभी ग्राफ वगैरह समझे हो आरुषि कश्यप, तो ग्राफ के जो कंडीशंस होती हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि वी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा। जैसे डेल्टा वी बढ़ा रहा हूं तो क्या बढ़ रहा है, आई भी बढ़ रहा है। डेल्टा वी बढ़ा रहा हूं तो क्या बढ़ रहा है, आई भी बढ़ रहा है। डेल्टा वी बढ़ा रहा हूं तो क्या बढ़ रहा है, आई भी बढ़ रहा है। डेल्टा वी बढ़ा रहा हूं तो आई भी बढ़ रहा है। तो जब एक के बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ रहा है तो उन सबके ग्राफ बेटा फिजिक्स में ऐसे बनते हैं आरुषि बेटा।
ठीक है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इस दुनिया के सारे इंस्ट्रूमेंट ओम के नियम का पालन करें, यानी ओम्स लॉ का पालन करें, यानी अगर मैं उनमें पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊं तो करंट बढ़े ही बढ़े, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता, पर फिर भी ज्यादातर जो कंडक्टर्स होते हैं, चालक होते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सभी इन्हीं का पालन करके चलते हैं, इन्हीं का पालन करके चलते हैं। ठीक है, इन्हीं का पालन करते हैं। मटेरियल्स which do not follow Ohm's law. कहने का मतलब हुआ पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, के नियम का पालन नहीं करते। ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, और ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ओम के नियम का पालन नहीं करके चलता है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो हमारे पास ये चीज है कि कौन से ऐसे मटेरियल जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे मटेरियल हो सकते हैं, लेकिन पेपर में जो एग्जाम्पल लिख रखा था वो लिख रखा था डायोड। मैं लिखकर चल रहा हूं, सेमीकंडक्टर पेपर में लिखकर आ जाए, या फिर डायोड लिखकर आ जाए, या फिर ट्रांजिस्टर लिखकर आ जाए, ये सभी इसका पालन नहीं करते हैं। हिंदी में बात करें तो इसको अर्धचालक कहते हैं, इसकी बात करें तो इसको डायोड कहते हैं, इसकी बात करें तो इसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। इनकी बात करें तो इन केसेस के अंदर, सेमीकंडक्टर केसेस में इनका फॉलो अप नहीं होता है। अगर आपने सेमीकंडक्टर में वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, मतलब वीआई अगर गुणता पढ़ी है, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है, तो शायद आप लोगों को याद होगा इनका जो ग्राफ बनता था वो ऐसा बनकर चलता था। मैं पूरा बनाता हूं, आप अगर पढ़कर चले हो तो आपने ग्राफ ऐसा बनाया होगा सेमीकंडक्टर के केस में। नहीं पढ़ा है तो आप जरूर पढ़े सेमीकंडक्टर में, हो सकता है आपने थोड़ा बहुत आपको यादें बरकरार हो। डेल्टा वी और आई का ग्राफ जो बनाया होगा वो ऐसा बनाया होगा, ऐसा बनाया होगा, और ये ग्राफ जो आपका बनकर चला होगा। तो इसकी बात लेकर चलो, थोड़ा सा कर्व बनाते हैं। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो आपने डी वी आई और कैरेक्टरिस्टिक ऐसी लिखी होगी, और ये आपका डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ओम के नियम का पालन नहीं करता, ओम के लॉ का पालन नहीं करता। तो आप ये देखेंगे कि ओम के नियम का पालन नहीं करता, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर आपके पेपर में ट्रांजिस्टर या डायोड आता है तो इसका फॉलोअप नहीं करके नहीं चलता है, इसको फॉलोअप करके बच्चों नहीं चलता है। ये बात भी आप समझ के चलो कि इनका पालन नहीं करता है ना। तो यार ग्राफ अच्छा नहीं बना पा रहा मैं, ऐसे बनाओ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक और चीज की, इसको हम बोलते हैं अपनी फिजिक्स में, इसको हम बोलते हैं गैसेस। जो गैसें होती हैं वो भी इनका पालन नहीं करती हैं, गैसें पालन नहीं करती हैं। गैसें कैसे पालन नहीं करती हैं? तो अगर मैं उनका ग्राफ बनाऊं, कैसा ग्राफ बनता है, तो उन केस की बात करूं तो गैसेस के केस में जो ग्राफ बनता है वो बनता है इस प्रकार का। और ऐसे की बात करूं तो ये डेल्टा वी है और ये आई है, और इनका ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है। तो अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा तो यहां पर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होगी, और ऐसे केस में ये शोज नेगेटिव रेसिस्टेंस दर्शाती है, नेगेटिव रेसिस्टेंस। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आया कि बताइए इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो ऋणात्मक प्रतिरोध दर्शाती है, यानी नेगेटिव रेसिस्टेंस दर्शाती है, तो उसको हम ये लिखते हैं, यह ऋणात्मक प्रतिरोध दर्शाती है। तो कुछ पदार्थ ऐसे भी है जो ओम्स के नियम का पालन नहीं करते हैं। सब लोग तो ओम के लॉ का पालन नहीं करते हैं, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पेपर में पूछा जाए कौन नहीं पालन करता है, तो ना गैसें पालन करती हैं और ना ही सेमीकंडक्टर डायोड इनका पालन करते हैं। कौन पालन करते हैं? इनका फॉलोज करती हैं जनरली कंडक्टर इनका पालन करते हैं, चालक इनका पालन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम में जितना वी बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा आई बढ़ेगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर वी बढ़ाने पर आई बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़कर चलते हैं। रिंकू मेहरा, ट्रांजिस्टर क्या होता है सेमीकंडक्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था, भूल गए होंगे आप। ट्रांजिस्टर भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है।
रिंकू मेहरा, आगे चल के जब आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, है ना। वैसे आपके एनडीए के सिलेबस में ट्रांजिस्टर नहीं डाला गया है, तो आप पढ़ना पढ़ सकते हैं, है ना। एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के सिलेबस में ट्रांजिस्टर डाला गया है। ट्रांजिस्टर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डायोड के बाद आता है, बहुत डिटेल में 12th क्लास के सिलेबस में है। चलिए, तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो हमारे पास ये चीज निकल कर आती है। इस तरीके से हम इन चीजों को मेंशन करके चलते हैं, और ये हमारा आज का पोर्शन था जिसके बारे में हम बात करें। तो आज हमने पूरा का पूरा रेसिस्टेंस पढ़ा के प्रतिरोध का किस किस चीज पे डिपेंडेंसी होती है और किस चीज पे डिपेंडेंसी बच्चों नहीं होकर चलती है, इन चीजों को बच्चों आपने पढ़कर चला है। मुझे बता दीजिए क्या बात क्लियर है, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब, बेटा डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब ये होता है बेटा, कोई बात नहीं बेटा, आप थोड़े से, हो सकता है, क्या नाम है, आशुतोष दुबे। बेटा डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? डिस्चार्ज ट्यूब बेटा क्या होती है? डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब का यूज क्यों करते हैं? चलो मैं आप लोग की थोड़ी सी नॉलेज जरा गेन करना चाहूं। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है बेटा? कोई बताएगा मुझे डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? आशुतोष दुबे, थोड़ी नॉलेजेबल आप लोग, कहीं से भी कुछ भी पेल देते हैं लिखने के लिए। मुझे बताओ जरा डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, क्या काम करती हैं? चलो डिस्चार्ज ट्यूब ये बता दो मुझे क्या काम करती हैं, मैं आपको मान जाऊं कि आपने हाँ अपना दिमाग लगाया है। आशुतोष दुबे, बस आप मुझे ये बता दो डिस्चार्ज ट्यूब क्या काम करती हैं, मुझे पता लग जाएगा कि हाँ तुम्हें नॉलेज थी, तुमने कुछ पूछा मुझसे। अच्छा चलो ये बता दो मुझे आशुतोष दुबे, सेमीकंडक्टर की क्या जरूरत पड़ गई? कंडक्टर्स में क्या खराबी है कि सेमीकंडक्टर में अच्छा हो गया, ये बता दो चलो। अबे यार तुम्हारा सब कुछ जीरो है यार। भैया जी, डिस्चार्ज ट्यूब का काम होता है, डिस्चार्ज ट्यूब का काम होता है करंट और वोल्टेज के बीच में कंट्रोल रखना। यानी अगर मैं चाहता हूं कि मैं वोल्टेज को कंट्रोल करके करंट को कंट्रोल कर लूं, अगर मैं वोल्टेज को कंट्रोल करके करंट को कंट्रोल कर लूं, यानी अगर मैं वोल्टेज को कंट्रोल कर लूं अपनी मर्जी से, करंट को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर लूं, तो इन दोनों की चीजों, वैसे हम जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? I बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम अपनी हिसाब से करंट को बढ़ाएं। मैं चाहता हूं कि मैं V तो बढ़ाऊं पर I ना बढ़े, तो कैसे करूं? हमारे फिजिक्स में क्या ऐसा कोई नियम है कि मैं V बढ़ाकर I को ना बढ़ने दूं? क्या हमारी जिंदगी में ऐसा है कि V बढ़ा है तो मैं I को बहुत ज्यादा बढ़ा दूं? क्या मैं वोल्टेज को चेंज करके करंट अपनी मर्जी से बढ़ा सकता हूं? ओम्स लॉ तो बोलता है ये अपनी मर्जी से बढ़ेगा, लेकिन कंडक्टर्स ऐसा काम तो नहीं कर पा रहे। चालक, चालक के केस में तो V बढ़ रहा है तो I बढ़ रहा है। तो हम एक ऐसा मटेरियल चाहते थे जिसके अंदर हम वोल्टेज और करंट पर अपना नियंत्रण पा सके, यानी V को कंट्रोल करके I को कंट्रोल कर सके। और ऐसा हम चाहते थे तो हमने बहुत सालों पहले कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए जिनका नाम था डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू आपको पता भी होगा इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी भी हुई है जे थॉमसन द्वारा। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो बहुत पहले इन चीजों को बनाया गया जिसके अंदर इलेक्ट्रोड वगैरह लगाकर वोल्टेज बहुत ज्यादा लगाते थे, फिर हम करंट को कंट्रोल करते थे, ये सब चीजें का काम किया करते थे। लेकिन डिस्चार्ज ट्यूब जब बन गई तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ नुकसान थे। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये इनको हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, इनकी लाइफ स्पैन बहुत कम थी, उम्र बहुत कम थी, बहुत जल्दी खराब हो जाया करते थे, एफिशिएंसी दक्षता नहीं थी। तो उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए कुछ नए इंस्ट्रूमेंट इस दुनिया में आए जिनका नाम था सेमीकंडक्टर, जिनको हम अर्धचालक कहकर चलते हैं। जब हम अर्धचालकों की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, तो सेमीकंडक्टर एक्चुअली में इन्हीं का एक अपग्रेडेड वर्जन था। सेमीकंडक्टर इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट थे जिनके अंदर हम V को कंट्रोल करके I को कंट्रोल कर पाते थे। बस आप थोड़ी सी डोपिंग इधर उधर कीजिए और आप वोल्टेज और करंट को कंट्रोल कर पा रहे थे। इसी कारण से इस दुनिया में सेमीकंडक्टर्स आए। ना तो सेमीकंडक्टर का ही दूसरा डिस्चार्ज ट्यूब होती है और ना ही डिस्चार्ज ट्यूब इनका पालन करती है और ना ही सेमीकंडक्टर्स इनका पालन करके चलते हैं। तो बेसिकली बात लेकर चले तो ये एक्चुअल में इसी जैसा एक चीज होती है, सेमीकंडक्टर जैसी एक चीज होकर चलती है। चलिए आज के लिए बस रखते हैं इतना सा, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद आप सभी लोगों को। नेक्स्ट टर्न हमारा रहेगा आज दोपहर 12 बजे। दोपहर 12 बजे हमारी क्लास कौन से की होगी? दोपहर 12 बजे हमारी क्लास होगी लॉज ऑफ मोशन की, जिसको हम गति के नियम कहते हैं। हम फ्रिक्शन पढ़ रहे थे और घर्षण के चैप्टर को मोस्ट प्रोबेबली काफी हद तक हम
कल कंप्लीट कर देंगे तो लॉज ऑफ मोशन हमारा चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपना एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर का। लेकिन उसके पहले आज देखते हैं कितना होता है कितना नहीं होता है। डेढ़ घंटे का टाइमिंग मेरे लिए थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो मैं अपने टाइमिंग को सुबह आपकी जो क्लासेस है वो मैं आपके 9 बजे तक रखने का इच्छुक हूँ, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रखने का इच्छुक हूँ, है ना। तो 7 से 9 की मैं अपनी मंडे की मतलब दोपहर मॉर्निंग की क्लासेस कर रहा हूँ, दोपहर की क्लासेस वही 1.5 घंटे की रहेगी। हम यहाँ पर टाइमिंग को आधा घंटा और इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, कल से। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जहां कम धारा की आवश्यकता होती है वहां पर सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है। बेटा आयुष शुक्ला, क्या कर रहे हो बेटे? कम धारा की आवश्यकता होती तो रेसिस्टर लगा देते हैं। अरे बेटा आयुष शुक्ला, कम धारा की आवश्यकता होती तो रेसिस्टर लगा देते, प्रतिरोध, क्या दिक्कत थी? प्रतिरोध लगा देते तो क्या धारा कम नहीं हो जाती ही? तो सेमीकंडक्टर की क्या जरूरत पड़ गई बेटे? चलिए, चलो ठीक है, तो मिलते हैं अपने दोपहर के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्ते, राम राम, ठीक है। चलो, है कि नहीं आयुष, है ना? ठीक है मोहित शर्मा, कल से आपकी टाइमिंग में सुबह 7 से 9 रखूंगा।